लास्ट लेक्चर में बच्चे लोग हम लोगों ने चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट किए थे हीट। मैंने आपको बताया था कि चैप्टर बहुत छोटा है, कुछ कंसेप्ट उसके अंदर सीखने और उसके न्यूमेरिकल्स थोड़े से टफ पड़ते हैं बच्चों को। तो जरा यहाँ पर देखो, इसमें 2 टॉपिक बचे हैं, पहले वो 2 टॉपिक कंप्लीट करते हैं, उसके बाद फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे न्यूमेरिकल्स। ठीक है, आज का टारगेट है कि ये चैप्टर हम लोग को क्या करना है, वाइंड अप करना। ठीक है, एक शॉर्ट में समरी लेते हैं कि अभी तक क्या पढ़े। कल ही लेक्चर था गर्ल्स, सब याद नहीं। हम लोगों ने चैप्टर की स्टार्टिंग हीट और टेम्परेचर के बीच में जो डिफरेंस होता है उससे स्टार्ट किए थे। मैंने आपको बताया था हीट इज द सम ऑफ ऑल काइनेटिक एनर्जी प्रेजेंट इन द सिस्टम। हर पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी का अगर आप सम निकालें तो आपको जो एनर्जी मिलेगी हम लोग उसको क्या बोलते हैं, हीट एनर्जी। बेसिकली हम लोगों ने पढ़े थे हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी जो हाईयर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की तरफ क्या होती है, फ्लो होती है। देन हम लोगों ने उसके बाद देखे थे टेम्परेचर। तो टेम्परेचर के डेफिनेशन में हम लोगों ने बोले थे कि डिग्री ऑफ मेजरमेंट ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट। एक ऑब्जेक्ट कितना गर्म या कितना ठंडा है, जब आप इसको मेजर करते हो तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, टेम्परेचर। हालांकि ये डेफिनेशन थोड़ी सी गलत है, बट जब हम लोग 11th स्टैंडर्ड में पढ़ेंगे तो फिजिक्स के अंदर हम लोग को एक चैप्टर पढ़ाया जाएगा, थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। तो वहां पर आपको ना ये सारी चीजें डिटेल में समझाई जाएगी कि टेम्परेचर मेजरमेंट कैसे किया जाता है, उसके अलग अलग डेफिनेशंस क्या है, वो वहां पर पढ़ेंगे। अभी फिलहाल 10th में उसकी जरूरत नहीं है, तो मैं भी वहां पर जा रहा नहीं। वैसे तो बुक में हम लोग को डेफिनेशन भी नहीं दिया हीट और टेम्परेचर की, बट क्योंकि हम लोग चैप्टर पढ़ रहे थे इसीलिए हमने उसको एक बार देख लिया। चैप्टर स्टार्ट किया लेटेंट हीट से। मैंने बताया था लेटेंट हीट वो हीट होती है जो छुपी हुई हीट है, हिडन हीट है। एक्चुअली इस हीट की वजह से फेज ट्रांसफॉर्म होता है। टेम्परेचर में कोई बदलाव, चीजें सॉलिड से लिक्विड या लिक्विड से गैस में कन्वर्ट हो जाएंगी, बट वो अपने टेम्परेचर को चेंज नहीं करती। याद आया आप लोग को? हम लोग ने देखे थे कि जब सॉलिड से लिक्विड में ट्रांसफर होगा तो उसको लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन बोलते हैं, और लिक्विड से गैस में जाते हैं तो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। याद आ रहा है? Amount of heat absorbed at a constant temperature by unit mass to change its state from solid to liquid is known as latent heat of fusion. Similarly, amount of heat absorbed at a constant temperature by unit mass to change its state from liquid to gas is known as what? Latent heat of vaporization. Latent heat की कुछ वैल्यूज में बताया था। मैंने बोला था कि हर ऑब्जेक्ट का latent heat क्या होता है, अलग होता है। हमने latent heat of ice याद किए थे 80 कैलोरी पर ग्राम। मैंने बताया था 1 ग्राम आइस को अगर आपको सॉलिड से लिक्विड में लाना है, मतलब 0 डिग्री बर्फ से 0 डिग्री पानी में ले आना है, तो आपको उसको 80 कैलोरी एनर्जी देनी पड़ेगी। कितनी? 80 कैलोरीज। 80 कैलोरीज जब आप उसको प्रोवाइड करेंगे तो वो कन्वर्ट हो जाएगा किस में? पानी में। समझ में आया? फिर हम लोगों ने पढ़े थे रिजिलेशन। मैंने बताया था प्रेशर अप्लाई करके हम लोग क्या कर सकते हैं, स्टेट को चेंज कर सकते हैं, फेस को चेंज कर सकते हैं। गोले वाले का एग्जांपल लिए थे हम लोगों ने उसके अंदर। देन उसके बाद हम लोगों ने एनाबिलस बिहेवियर ऑफ वाटर स्टडी किए थे, जहां पर हम लोगों ने पढ़े थे कि वाटर का जो मिनिमम वॉल्यूम होता है वो 4 डिग्री पर होता है और मैक्सिमम डेंसिटी भी 4 डिग्री पर होती है। फिर एनाबिलस बिहेवियर ऑफ वाटर को स्टडी करने के लिए हम लोगों ने क्या यूज किए थे, होप्स apparatus। याद है? हम लोगों ने कल देखे थे कि हमेशा पानी की ऊपर वाली लेयर ही क्यों बर्फ बनती है। फिर हम लोग देखे थे कि भैया कांच की बोतल फ्रीजर में डालो तो क्यों टूट जाती है, प्लास्टिक के पाइप क्यों बर्स्ट हो जाते हैं, बहुत सारे रीजंस उसके पीछे हम लोगों ने स्टडी किए थे। फिर उसके बाद ह्यूमिडिटी और ड्यू पॉइंट के बारे में पढ़े थे। उसी में मैंने रिलेटिव ह्यूमिडिटी के बारे में बताया था। हम लोग देखे थे कांच के ऊपर पानी क्यों जमा होता है, बॉटल को बाहर निकालो तो उसके ऊपर पानी क्यों जमा हो जाता है, आसमान में जो एरोप्लेन गया रहता है वो क्लाउड्स कैसे बनाता है ना। बहुत सारी चीजों को हम लोगों ने देखे थे कि ठंडी में स्किन क्यों फटती है, गर्मी में स्किन क्यों नहीं फटती है। याद आ रहा है कि नहीं? बहुत सारे आंसर्स इसमें देखे थे लास्ट लेक्चर में, यहाँ तक कि हम लोगों ने डिस्कस किया था। अब नेक्स्ट टॉपिक जो है बच्चे लोग, वो है यूनिट ऑफ हीट। ज्यादा डिटेल में नहीं दिया है हीट की यूनिट में। वैसे तो हीट क्या है बच्चे लोग, एनर्जी है, और एनर्जी की यूनिट क्या होती है, जूल। एनर्जी की यूनिट क्या होती है, जूल। बट इस चैप्टर में हम लोग को एक और यूनिट की बात कर रहे हैं, वो है कैलोरी। क्या बच्चे लोग? कैलोरी। कैलोरी सीजीएस यूनिट है। कौन सी यूनिट है? जूल एसआई यूनिट है। जूल हम लोगों ने बहुत बार पढ़े हुई, एनर्जी की यूनिट जूल होती है। इससे पिछले वाले चैप्टर में, चैप्टर नंबर 4 में भी पढ़े थे कि एनर्जी, हीट एनर्जी निकालते थे जूल में। तो यहाँ पर मगर हमने उसको किस में निकालने वाले, कैलोरी में। तो आप बोलेंगे सर कन्वर्जन फैक्टर क्या है फिर? जैसे मीटर है, सेंटीमीटर है, किलोमीटर है, मिलीमीटर है, तो इनके बीच का कन्वर्जन फैक्टर हम लोग को पता है ना।
तो ऐसे आप पूछेंगे कि सर 1 कैलोरी मतलब कितना जूल, तो 1 कैलोरी मतलब 4.18 जूल होता है बच्चों। 1 कैलोरी मतलब 4.18 जूल, याद रहेगा, आया ना। तो दो हीट की यूनिट है, एक जूल है और एक कैलोरी। बट हम लोग इस चैप्टर में सिर्फ किसको यूज करने वाले, कैलोरीज को। समझ में आ रहा है, हम लोग जूल को यूज करने वाले नहीं। अब नेक्स्ट टॉपिक की अगर बात करूं बच्चे लोग, तो वो है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, अब ये क्या है इसको समझते हैं। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को समझने से पहले हम लोग हीट कैपेसिटी को समझते हैं। देखो हीट कैपेसिटी किसको बोलते हैं, जब आप किसी चीज के 1 डिग्री टेम्परेचर को चेंज करने के लिए जो हीट देते हो ना, उसको बोलते हैं हीट कैपेसिटी। इसको क्या बोलते हैं, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर बाय 1 डिग्री सेल्सियस। समझ में आ रहा है, किसी भी चीज का अगर 1 डिग्री चेंज करना है तो कुछ हीट देना पड़ेगा, तो उस हीट को हम लोग क्या बोलते हैं, हीट कैपेसिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं चलो, बट इस हिसाब से डेफिनेशन ना प्रॉपर नहीं है। जैसे मैं अगर आपको बोलूं कि पानी की हीट कैपेसिटी, आप बोलेंगे हाँ सर पानी की 1 डिग्री चेंज करने में सेम हीट लगेगी, नहीं सेम हीट नहीं लगेगी। 10 ग्राम पानी और 1 किलो पानी, क्या दोनों को सेम हीट लगेगी, नहीं सर, पानी ज्यादा रहेगा तो हीट भी क्या लगेगी। इसीलिए मास को हम लोग को फिक्स करना पड़ा, मास को क्या करना पड़ा, इसीलिए हम लोगों ने जब मास को फिक्स कर दिया तो उसको बोले स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। क्या बोले इसको, क्योंकि अब और स्पेसिफिक हो गए ना हम लोग, मास को फिक्स कर दिए, बोले कितना भी रहेगा 1 रहेगा, जो भी रहेगा 1 किलो, 1 ग्राम, 1 मिलीग्राम, 1 टन, बट रहेगा कितना 1। अब डेफिनेशन में थोड़ा सा एडिशन हो गया, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर बाय 1 डिग्री सेल्सियस ऑफ अ यूनिट मास ऑफ अ, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। क्या बोलते हैं उसको, समझ में आया ना, मास को हम लोग ने क्या कर दिए, फिक्स कर दिया। अब क्या बोल रहे हैं कि मास कितना रहेगा 1 रहेगा, समझ में आ रहा है। तो भैया 1 ग्राम पानी की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी या कोई दूसरी चीज की हीट कैपेसिटी, इतना तो पता है कि भैया हर ऑब्जेक्ट का 1 डिग्री चेंज करने के लिए सेम हीट लगेगी क्या। अरे मैं बोल रहा हूँ 1 ग्राम, मेरे पास 1 ग्राम लोहा है और 1 ग्राम पानी है, क्या दोनों को सेम हीट लगेगी 1 डिग्री चेंज करने के लिए, नहीं सर, दोनों को सेम हीट लगने वाली नहीं। मतलब हर ऑब्जेक्ट की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होगी, अलग अलग होगी। ठीक है, हम लोग के बुक में ना एक एग्जांपल दिया है बच्चे लोग, उस एग्जांपल पर आने से पहले मैं एक एग्जांपल और देता हूं। लेट्स से मैं आपको बोलता हूं कि दोपहर के 3 बज रहे, गर्मी का टाइम है, और मैं आपको बोलता हूं कि आपको बेयर फुटेड, नंगे पैर 2 ऑप्शन है चलने के लिए। एक कंक्रीट का रोड है जो सीमेंट वाला अपने यहाँ बनता है, और एक लकड़ी का रोड है। दोनों में से कौन सा ऑप्शन आप चूज करेंगे नंगे पैर चलने के लिए, कंक्रीट वाला या लकड़ी वाला। लकड़ी वाला, क्यों, चटके कम, लकड़ी में चटके कम लगेंगे, मगर सन से हीट तो दोनों को सेम मिल रही है। लकड़ी एब्जॉर्ब नहीं करती, ज्यादा टाइम लगेगा। हाँ, परफेक्ट आंसर ये सर, लकड़ी की हीट कैपेसिटी ज्यादा है। ध्यान से सुनना, लकड़ी की हीट कैपेसिटी क्या है, उसका 1 डिग्री चेंज करने के लिए आपको ज्यादा हीट देना पड़ेगा, तब उसका 1 डिग्री क्या होगा। बट उसी के कंपैरिजन में अगर आप किसको देखें, कंक्रीट को, तो आप उसको थोड़ी सी हीट देंगे तो उसका 1 डिग्री क्या आ जाएगा, बदल जाएगा। बोलने का मतलब ये है बच्चे लोग, जिसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ज्यादा होती है उसका राइज इन टेम्परेचर क्या होता है, कम। जिसकी हीट कैपेसिटी कम होती है उसका राइज इन टेम्परेचर क्या होता है। एक एग्जांपल और देता हूं, आप लोग बीच वगैरह पर गए होंगे, दोपहर के टाइम पे देखो बीच की जो रेत रहती है वो बड़ी गर्म हो जाती है, तो पब्लिक भाग के कहां पे जाती है, फिर पानी। पानी ठंडा है और रेत गर्म है, हालांकि सन से दोनों को सेम अमाउंट ऑफ हीट मिल रही है, हाँ या ना। होना तो यही चाहिए कि दोनों का टेम्परेचर क्या हो, सेम, बट होता सैंड ज्यादा गर्म है और पानी कम। इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये है सर कि सैंड की जो हीट कैपेसिटी है वो कम है, इसीलिए वो फटाफट अपने टेम्परेचर को क्या कर रही है, बदल दे रही है। और अगर आप उसी के कंपेयर में वाटर को देखें तो वाटर की हीट कैपेसिटी सैंड के कंपेयर में क्या है, ज्यादा है, इसीलिए उसको ज्यादा हीट लगती है 1 डिग्री चेंज करने के लिए। एग्जांपल देता हूं, लेट्स से मैंने बोला कि भैया सैंड की हीट कैपेसिटी कितनी है, 10 है। कितनी है, मतलब जब आप 10 कैलोरी हीट दोगे, 10 कैलोरी हीट दोगे तो वो 1 डिग्री क्या करेगा, चेंज। और इसी के कंपेयर में अगर पानी ले लेते हैं तो पानी को 50 कैलोरी देंगे तब वो 1 डिग्री क्या करेगा, चेंज करेगा, तब वो 1 डिग्री क्या करेगा। लेट्स से मैं बोलता हूं सूरज से दोनों को 100 कैलोरी मिला है, कितना, अब बताओ सैंड कितना चेंज हो जाएगा, 10 पे
10 कैलोरी पे 1 डिग्री ना, तो 100 कैलोरी पे कितना डिग्री चेंज हो गया? 10 डिग्री। बट इसी कंपेयर में अगर पानी को देखो तो पानी तो 50 कैलोरी पे 1 डिग्री चेंज होगा, तो 100 पे कितना चेंज होगा? अब आप बताओ गर्म कौन रहेगा? समझ में आ रहा है कि नहीं? कमाल किसका है? हीट कैपेसिटी। कमाल किसका है चलो? हीट कैपेसिटी। याद रहेगा ना? अच्छा, आपके बुक में जो एग्जांपल दिया है चलो, उसने ना एक कंटेनर लिया है, इस कंटेनर के अंदर पूरा वैक्स फील्ड है, मोम भरा हुआ है, ठीक है, और उसने क्या किया, इसके अंदर 3 अलग अलग स्फीयर को डिप किया, आयरन, कॉपर और लेड। 3 मेटल के स्फीयर थे, 100 डिग्री सेल्सियस बॉइलिंग वाटर में इन तीनों को डिप किया और फिर कुछ टाइम के बाद इन तीनों को निकाल के यहाँ पे डाल दिया। तो उसने देखा कि सबसे नीचे पिघलकर कौन गया? आयरन। उससे थोड़ा सा नीचे कौन आया? कॉपर। और सबसे कम कौन जा रहा है? लेड। तो सवाल ये है कि क्यों ऐसा हुआ? तीनों को तो डाले थे 100 डिग्री सेल्सियस पे, तो एकदम सिंपल सा रीजन अभी मैंने बताया हूं, हर ऑब्जेक्ट की हीट कैपेसिटी सेम। आयरन की हीट कैपेसिटी कम है, आयरन की हीट कैपेसिटी इन तीनों में सबसे, इसके लिए राइज इन टेम्परेचर सबसे ज्यादा किसका होगा? आयरन का। अच्छा एक बात बताओ, जो सबसे ज्यादा गर्म होगा, हीट लॉस भी तो सबसे ज्यादा वही करेगा ना, तो आयरन क्योंकि गर्म था उसने हीट को क्या कर दिया? ज्यादा लॉस किया एज कंपेयर टू कॉपर एंड लेड, इसीलिए सबसे नीचे तक की कौन है? अरे समझ रहा है कि नहीं मैं क्या बोल रहा हूँ? आयरन सबसे ज्यादा गर्म हुआ ना, क्योंकि उसकी हीट कैपेसिटी क्या है? कम है। सबको हीट तो पानी से सेम मिलने वाली, बट आयरन की हीट कैपेसिटी एज कंपेयर टू कॉपर एंड लेड क्या है सर? कम है, इसीलिए आयरन का टेम्परेचर ज्यादा बढ़ गया। जिसका टेम्परेचर ज्यादा रहेगा हीट लॉस भी तो ज्यादा वही करेगा ना, इसीलिए आयरन ने ज्यादा हीट लॉस किया, सबसे नीचे तक की कौन आया? क्लियर है बच्चा? हीट कैपेसिटी क्लियर है, कोई दिक्कत? इस चैप्टर में सिर्फ एक फॉर्मूला, Q is equals to mc delta T, where Q is what? Heat. Q क्या है बच्चे लोग? M is what? Mass. C is what? Specific heat capacity. C को क्या बोलते हैं? Specific heat capacity. और डेल्टा T क्या है? Change in temperature. डेल्टा T क्या है? टेम्परेचर नहीं, चेंज इन टेम्परेचर, कितने का बदलाव हुआ है उसको हम लोग बोलते हैं डेल्टा टी। समझ में आ रहा है चलो? अब अगर मैं इसकी यूनिट निकालूं, किसकी? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की मुझे अगर यूनिट निकालना है, तो मैं इस m और डेल्टा टी को नीचे लेकर आता हूं, तो q अपॉन m इंटू डेल्टा टी किसके बराबर हो जाएगा? c के। अरे हाँ या ना बोलो? q की यूनिट क्या थी? हीट की यूनिट क्या पढ़े थे? कैलोरी। मास की यूनिट क्या होती है? ग्राम। अरे सीजीएस में रख रहा हूं ना। और डेल्टा टी की यूनिट सॉरी, डेल्टा टी की यूनिट क्या रहेगी? डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर की यूनिट क्या होती है? तो कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस बोलिए। अगर मैं ऊपर नीचे किलो से मल्टीप्लाई कर दूं, तो ये किलो कैलोरी पर केजी डिग्री सेल्सियस। अरे हाँ है ना? बोलने का मतलब ये है कि कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस बोलो या किलो कैलोरी पर केजी डिग्री सेल्सियस, बात क्या है? सेम। के से के, अरे किलो से किलो क्या हो जाएगा? क्या बचेगा? कैलोरी पर ग्राम, बात वही है। किलो कैलोरी पर केजी डिग्री सेल्सियस बोलो या कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस, दोनों यूनिट क्या है? सेम। याद रहेगा बच्चे लोग? ये सी की यूनिट है, ये सी की, अगर आपको याद हो कल मैंने लैटिन हीट की यूनिट पढ़ाया था ना भाई? क्या है लैटिन हीट की यूनिट? कैलोरी पर ग्राम। लैटिन हीट की यूनिट क्या है? कैलोरी पर ग्राम। और इसकी यूनिट क्या है? कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस। समझ में आ रहा है? हाँ या ना भाई? पक्का? स्पेसिफिक हीट क्लियर है? ठीक है, फॉर्मूला याद रहेगा? Q is equals to mc डेल्टा। जिसकी स्पेसिफिक हीट कम उसका राइज इन टेम्परेचर, जिसकी स्पेसिफिक हीट ज्यादा उसका राइज इन टेम्परेचर। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, वो है हीट एक्सचेंज। क्या बच्चे लोग? बहुत सिंपल सा रूल है, ये हम लोग पढ़े भी हैं। मान लो कि अपने पास एक इंसुलेटेड कंटेनर है बच्चे लोग, इंसुलेटेड बोलते हैं जिसमें से हीट बाहर नहीं आ सकती, या अंदर से हीट मतलब बाहर से हीट अंदर नहीं जा सकती, या अंदर से हीट बाहर नहीं आ सकती। ऐसे केस को हम लोग क्या होते हैं? इंसुलेटेड। थर्मस वगैरह होता है ना वैसा। तो ऐसा हम लोग के पास एक इंसुलेटेड बॉक्स है, इसके अंदर हम लोगों ने 2 ऑब्जेक्ट रखे, एक हॉट ऑब्जेक्ट है और एक कोल्ड ऑब्जेक्ट।
और सिंपल सी बात है कि जो गर्म ऑब्जेक्ट है वो जितनी हीट लॉस करेगा वो पूरी की पूरी कौन गेन करेगा? कोल्ड ऑब्जेक्ट, क्योंकि हीट बाहर तो आने वाली है। तो मैं बोल सकता हूं हीट लॉस बाय हॉट ऑब्जेक्ट, गर्म ऑब्जेक्ट हीट को लॉस करेगा ना बच्चे, हीट लॉस बाय हॉट ऑब्जेक्ट इज इक्वल्स टू हीट गेन बाय कोल्ड ऑब्जेक्ट। ये हीट लॉ का डेफिनेशन, हीट एक्सचेंज का डेफिनेशन, कि गर्म ऑब्जेक्ट जितनी हीट लॉस करता है वो हीट कौन गेन कर लेता है? कोल्ड ऑब्जेक्ट। बस यही, इसमें क्या नया था सर? ये तो हम लोग को पता है ना? चलो, इसके ऊपर एक डिवाइस हम लोग को दिया है, कैलोरीमीटर। ये लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, ध्यान से जरा देखो। और इस कैलोरीमीटर, इसके नाम में इसका आंसर है। कैलोरी किसकी यूनिट है? हीट की। और मीटर का मतलब क्या होता है? मेजर। हीट मेजरमेंट करने वाले डिवाइस को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चे लोग? कैलोरीमीटर। क्या बोलते हैं? आप लोग 12th स्टैंडर्ड में जाएंगे तो आप लोगों को कैलोरीमीटर के ऊपर एक्सपेरिमेंट कराया जाएगा। तो यहाँ पर ध्यान से देखो जरा। एक्चुअली ये कैलोरीमीटर क्या होता है? एक इंसुलेटेड कंटेनर ही होता है, थर्मस के जैसा है। मतलब इसके अंदर से हीट बाहर नहीं आएगी, बाहर से हीट अंदर जाएगी। तो ये इंसुलेटेड है, इसके ऊपर लीड रखी हुई है, ढक्कन रखा हुआ है, और हम लोग एक थर्मामीटर लगाते हैं टेम्परेचर मेजर करने के, ठीक है। और इसके अंदर एक लिक्विड होता है, पानी भी हो सकता है, कोई दूसरा लिक्विड। देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, इस कैलोरीमीटर को हम लोगों ने डिजाइन किया ना, तो इस कैलोरीमीटर की हर चीज हम लोग को पता है, उसका मास, उसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, और थर्मामीटर की मदद से हम लोग उसका टेम्परेचर भी मेजर कर सकते हैं। सेम तरीके से इसके अंदर जो लिक्विड रखा हुआ है वो लिक्विड हम लोग डाल रहे हैं तो उसका मास हम लोग मेजर कर सकते हैं। उस लिक्विड की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी हम लोग को पता होती है। अगेन थर्मामीटर की मदद से हम लोग क्या कर सकते हैं? टेम्परेचर को मेजर कर सकते हैं। बोलने का मतलब ये है कि कैलोरीमीटर और लिक्विड के लिए m की वैल्यू, c की वैल्यू और टेम्परेचर की वैल्यू हम लोग को क्या है? पता है। क्या है हम लोग को? और लेट्स से आपके पास एक अननोन ऑब्जेक्ट है जिसकी स्पेसिफिक हीट आपको पता करने का है। जैसे फॉर एग्जांपल आपने मेरे पास एक पत्थर लेकर आए, आपने बोली कि सर इस पत्थर की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कितनी होगी, ये कैसे पता चलेगा? तो आप वो पता कर सकते हो किसकी मदद से? कैलोरीमीटर की मदद से। कैसे पता करेंगे? सिंपल है, आप उस पत्थर को 100 डिग्री सेल्सियस तक के हीट करो। कितने डिग्री तक के? 100। जैसे ही उसका टेम्परेचर 100 डिग्री पहुंचे, ढक्कन हटा के कैलोरीमीटर में उसको डाल दो, ढक्कन बंद कर दो। हम लोग को पता है कैलोरीमीटर से हीट बाहर, तो जो ऑब्जेक्ट गर्म है, पत्थर गर्म है, तो वो हीट को क्या करेगा? लॉस करेगा। और वो हीट कौन गेन करेगा? सर कैलोरीमीटर और लिक्विड। अरे हाँ या ना भाई? हीट लॉस बाय पत्थर इज इक्वल्स टू हीट गेन बाय कैलोरीमीटर प्लस हीट गेन बाय वाटर। अरे हाँ या ना? अकॉर्डिंग टू हीट एक्सचेंज यही पढ़े ना हम लोग। तो लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे? हीट लॉस बाय पत्थर इज इक्वल्स टू हीट गेन बाय वाटर प्लस हीट गेन बाय कैलोरीमीटर। हाँ है ना बच्चा? अच्छा, हीट का फॉर्मूला आपने क्या लिखे? mc डेल्टा t। हीट का फॉर्मूला क्या लिखे? mc डेल्टा t। ये किसके लिए? लिक्विड के लिए, सॉरी वाटर के लिए। ऐसे हम लिखेंगे mc डेल्टा t किसके लिए? कैलोरीमीटर के लिए। ऐसे यहां पर भी क्या आएगा? mc डेल्टा, ये किसके लिए? पत्थर। देखो मैंने अभी आपको कुछ देर पहले बताया था, वाटर का मास पता है, वाटर की स्पेसिफिक हीट पता है, वाटर का टेम्परेचर हम लोग मेजर कर सकते हैं। भैया पहले टेम्परेचर मेजर कर लेंगे, पत्थर डालने के बाद जब हीट ट्रांसफर हो जाएगी तो एक स्टेबल टेम्परेचर पर अगर रुकेगा ना, वो भी थर्मामीटर से आप क्या कर सकते हो? मेजर कर सकते हो। मिल जाएगा चेंज इन टेम्परेचर। लेट्स से पहले 20 पे था, बाद में 50 में पहुंच गया, कितने का चेंज हुआ? 30। वो भी मैंने निकाल लिए। मतलब अपने को ये सारी चीज पता है। लेट्स से मैं एक एग्जांपल लिख रहा हूं समझाने के लिए कि ये 200 है और ये 300 है, ठीक है। वैल्यूज कैलकुलेट नहीं करें, अभी तो एग्जांपल ले रहा हूं। ऐसी मास ऑफ पत्थर लेट्स से कितना बच रहा है? 10 ग्राम। मास ऑफ पत्थर कितना है? स्पेसिफिक हीट ऑफ पत्थर कितना है? 10। कितना है? सॉरी स्पेसिफिक हीट तो निकालनी है ना, पत्थर की स्पेसिफिक हीट हम लोगों को निकालना है। चेंज इन टेंपरेचर कितना हुआ? लेट्स से 10 का कितना हुआ? तो यहाँ पर 200 प्लस 300 कितना होगा? और 10 into 10 100। तो c की वैल्यू कितनी होगी? 500 डिवाइडेड बाय 100। 2 0 से 2 0 कितना है? मतलब स्पेसिफिक हीट फॉर दैट पर्टिकुलर पत्थर इज हाउ मच? 5 कैलोरी पर ग्राम डिग्री
मैंने समझा कि नहीं? आप किसी भी अननोन ऑब्जेक्ट का स्पेसिफिक हीट क्या कर सकते हो बच्चे लोग? मेजर कर सकते हैं। समझ में आया? अब इसमें एक चीज और याद रख लो कि स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर, स्पेसिफिक हीट ऑफ ये 1 होती है। कितनी होती है? 1 कैलोरी पर ग्राम डिग्री। जैसे लैटिन हीट ऑफ आइस याद करके रखे 80, वैसे स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर याद रखेंगे कितनी है? तो ये हो गया हम लोग का चैप्टर कंप्लीट। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे न्यूमेरिकल्स। इसको लिख लो तो न्यूमेरिकल स्टार्ट।